हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम चला रहे हैं एकलव्य सीरीज में हमने फिजिक्स की एक वीडियो डाल दी थी। कौन सी वीडियो थी? जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का जो बेसिक था वो डिस्कस कर लिए थे। थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ये जो लॉ है ये बेसिक्स है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर आपने ये लॉ मिस कर दिया तो आपको आगे आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई लॉ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के इतने एप्लीकेशन है। ये लॉ इतनी जगह पे एप्लीकेबल होता है कि आप बात नहीं कर सकते इसकी, है ना। तो अगर कूलॉम्स लॉ आप मिस कर रहे हो तो भाई फिजिक्स 12th की फिजिक्स आप मिस कर रहे हो, है ना। है छोटा सा लॉ, याद आसानी से हो जाएगा, फार्मूला भी आसानी से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा नया लगेगा। नया कुछ नहीं है, बस क्या है इसमें, बस आप जो 11th में पढ़े थे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एनी बॉडी, यहाँ पे वो उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है किसी चार्ज के लिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए था और ये चार्ज के लिए है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या लिखा है। ठीक है। If two stationary and point charges Q1 and Q2 are kept at a distance r, then it is found that force of attraction or repulsion between them is mathematically Coulomb's law can be written as F is equals to K Q1 Q2 upon R square, where K is the proportionality constant in SI units. K has the value K is equals to 8.9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लगभग 9 के बराबर जा रहा है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। सर ये क्या क्या पढ़ दी, हमें तो कुछ नहीं पढ़ने पड़ा, हम अभी बताते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो था अपना एक स्टेटमेंट। आपको समझने के लिए मैं बताता हूं, देखो ध्यान से क्या समझना है। चलो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कहाँ गया? Subjects solid in colors, yeah, black, okay, yeah। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ। तो हम बात करेंगे किसकी? कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखो, इन्होंने बोला कि अपने पास दो पॉइंट चार्ज को हम स्फेरिकल चार्ज भी ले सकते हैं। पॉइंट चार्ज को हम एक स्फेयर के फॉर्म में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। ये दो पॉइंट चार्ज हो गए। इस चार्ज का नाम हम रख रहे हैं Q1 और इस चार्ज का नाम हम रख दिए Q2, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्ज हो गया, और इसके और इसके ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच होगा रिपल्शन, ठीक है। तो दोनों इधर भागेंगे। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस क्या ले लिया, अगर इसके बीच का डिस्टेंस हमने R ले लिया, क्या ले लिया? R ले लिया। तो कूलॉम अंकल ये बोलते हैं कि जो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब लगेगा जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा और जब ये चार्ज नेगेटिव होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लगेगा? जब दोनों चार्ज सेम टाइप के होंगे। लेकिन यहाँ पे सर देख रहे हैं दोनों चार्ज सेम टाइप के, इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब इस चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स इन दोनों के बीच क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से सुन लो कि चार्ज का क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये क्या बताए थे? अपने कूलॉम अंकल बताए थे। क्या बताए थे? कूलॉम अंकल बताए थे यही। तो कूलॉम अंकल
सबसे पहले क्या था, ये जो कुलाम थे इन्होंने बताया जो काम ये न्यूटन अंकल किए थे, जो काम न्यूटन अंकल किए थे किसने, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है, वही काम ये कुलाम अंकल कर रहे हैं कि भैया आपने ग्रेविटेशन में दे दिया, हम क्या दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में दे रहे हैं। इन्होंने यही बताया वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मास था, यहाँ पे मास था, उसके बीच की डिस्टेंस आर थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज है, दो चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो गया, और एफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। और जब दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा और दोनों इक्वल बना के क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। यही हुआ आपका कूलॉम्स लॉ, यही हुआ आपका क्या, कूलॉम्स लॉ। और ये जो k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे होगा सर, इसकी यूनिट अगर हम बात करें, इसकी यूनिट बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देख लो कैसे निकालेंगे। चलो निकालते हैं k की यूनिट। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ k की, यूनिट ऑफ k की, यूनिट ऑफ k। चलो यूनिट ऑफ k देखते हैं। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालना चाहे, हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म का है, आप बोलोगे सर जो हमारे पास इक्वेशन आया वो आया k Q1 Q2 अपॉन में r²। अगर हम इस k की बात करें तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी f इंटू r², क्या आएगी, f इंटू r², और ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये डिस्टेंस से डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है कूलॉम, और ये क्या है इनटू कूलॉम। तो अगर हम इसकी डायरेक्टली यूनिट निकालना चाहें, जो यूनिट आई इसकी k की, जहाँ पे k की यूनिट आई मेरे भाई वो क्या आ गई आपके पास, ध्यान से देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो जो k की यूनिट आई वो ये आ गई। तो हम यहाँ पे जो k की नेट वैल्यू आई, तो ध्यान से लिख देने क्या लिखना है अपने आप को, भैया जो k की वैल्यू आई यहाँ पे वो आई k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये आपके पास जो वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई सर, k की जो वैल्यू आती है वो है, ठीक है, जो k की वैल्यू आई वो है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो न्यूटन ही होती है, सबको पता है फोर्स की वैल्यू न्यूटन ही होती है, फोर्स की यूनिट जो होती है, सॉरी फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। अच्छा सर, के को और कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, ये जो के होता है, ये जो के आया कहाँ से सर, 9 इंटू 10 की पावर 9 आई कहाँ से, तो ये जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है इसको हम आगे बात करेंगे। एप्सिलॉन को बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, याद रख लेना। आगे इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं, लेकिन अभी इतना ही समझ लो। तो नेट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, कूलॉम्स लॉ का अगर हम और थोड़ा अच्छा फॉर्म लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कूलॉम्स लॉ की, तो कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा r², और ये k तो था ही पहले, और k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो वैल्यू बची वो बची Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हुआ आपका नेट कूलॉम्स लॉ, और यहाँ पे आएगा न्यूटन, क्या आएगा न्यूटन। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एप्सिलॉन की यूनिट की, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, के की जो यूनिट होगी क्या वो एप्सिलॉन की यूनिट होगी, उसका उल्टा होगी, चेक कर लेते हैं सर। अगर हम इसको यहाँ पे भेज दें तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू के। अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट है, ये जो जब ये कांस्टेंट है तो इसकी क्या कोई यूनिट होगी, आप बोलोगे नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और जब इसकी कोई नहीं यूनिट है तो क्या एप्सिलॉन जो डिपेंड करेगा वो 1/k पे डिपेंड कर दिया, और जब 1/k पे डिपेंड कर दिया तो k की जो यूनिट होगी, जो k की यूनिट होगी वो क्या आएगी,
ध्यान से देख लो क्या आएगी के की यूनिट। जो एप्सिलॉन की यूनिट आई वो के की यूनिट को उल्टा, यूनिट के की यूनिट को उल्टा मतलब क्या, जो के की यूनिट थी, अरे भाई कहाँ गई के की यूनिट, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है या ना। आप बोलोगे हाँ सर ये हो गया आपके एप्सिलॉन की यूनिट, क्या हो गई एप्सिलॉन की यूनिट। एप्सिलॉन की यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हम आगे कैलकुलेट करके बताएंगे क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन है ना। अभी जब हम एक दो चार्ज के बीच एक मीडियम रखेंगे, उसके बीच में भी हम फोर्स कैसे आएगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। चलिए तो यहाँ आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो, दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, है ना। नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है भाई, जो डायरेक्शन होगा ये आपके एमसीक्यू में पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर एक चार्ज ये है, एक चार्ज है, इन दोनों को अगर एक ऐसी लाइन जो इन दोनों चार्ज को जोड़े तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अगर इसमें से एक क्या हो जाए, अगर इसमें से एक क्या हो जाए, अगर इसमें से एक निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो डायरेक्शन कैसा है, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इन दोनों चार्ज को लाइन से जोड़ने पे जो डायरेक्शन मिल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, वही लिखा गया है इसमें। द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्ज है द सेम साइन, जैसा कि मैंने बताया सेम चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव कब होगा, इफ दियर साइन आर अपोजिट, अगर उन दोनों का साइन अपोजिट है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच, वो जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है ना। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ के, इसी की बात मैं कर रहा था कि के वेरी कैसे करेगा, के वेरी कैसे करेगा। अभी मैंने कैलकुलेट किया कि जो के की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में तो इसकी यूनिट हो जाती है फोर्स की यूनिट डाइन, तो यहाँ पे न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, और सीजीएस में मीटर का क्या हो जाता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलाम का तो कूलाम रहेगा ही। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये इसकी जो मैं बात कर रहा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी बोलते हैं इसको। एक नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस। ये कैसे आता है, देखो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। याद कर लो, ये भूलना मत कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकली वैल्यू है ना, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 यूनिट में लिखाया था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का अगर हम फैरेड ले लें और न्यूटन मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फैरेड क्या हो जाएगा मीटर, तो ये मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन क्या होता है, सर डायमेंशन साफ देख लो। कूलाम का क्या हो जाता है, कूलाम का होता है आपका, कूलाम जो होता है वो उसका होता है A इंटू टी। AT इनवर्स होता है, क्या होता है AT होता है, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन का होता है MLT -2 है ना। और क्या है मीटर का, तो क्या हो जाएगा L2। जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपके पास, T ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो AT -3 हो जाएगा, और L2 ये भी L3 हो जाएगा, लेकिन L -3 में जाएगा।
m तो m-1 हो जाएगा और क्या बचेगा, a बचेगा। तो m-1 l-3 t-3 a स्क्वायर कैसे हुआ, अच्छा कूलाम स्क्वायर है, हाँ सॉरी कूलाम स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो a स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, m-1 l-3 t-4, ओ t-4 कैसे हो गया भाई, ओ ये भी तो है, कूलाम का स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितना बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, हैं ये 80 दो बारी होगा, अब बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करें किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, फ्री स्पेस जहाँ पे होगा वहाँ पे परमिटिविटी ये होगा, और एयर के लिए, लेकिन जहाँ पे मीडियम आया वहीं पे वैल्यू चेंज होगी, जहाँ पे मीडियम आया वहीं पे वैल्यू चेंज होगी। सर मीडियम आने पे वैल्यू कैसे चेंज होगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बीच रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, सर एप्सिलॉन जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे म्यू नॉट है वैल्यू, चलो हम बताते हैं कैसे आती है, ठीक है। जैसे म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट जो होता है ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है, मैग्नेटिक परमिटिविटी, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी कब आता है, जब चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट मोशन से करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। और ये एप्सिलॉन कब आता है, एप्सिलॉन तब आता है जब चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, C = 1/√μ0 × एप्सिलॉन, ये याद रख लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसका प्रूफ अगर कभी पूछा तो मैं बताऊंगा, वैसे आगे चल के बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपका NCERT में पूरा ऐसे भरा है, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ अभी जानना है तो अभी थोड़ा सब्र बनाए रखो, है ना, सब्र अगर बनाए रहोगे तो आगे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। सर अभी बता दीजिए, अभी क्यों बता दूं भाई, अभी जरूरत नहीं बताने का, इसलिए नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कूलाम्स लॉ बताया है, कूलाम्स लॉ में जो टर्मिनोलॉजी यूज है उसको बता रहा हूँ, बेसिक्स जिसको बोलते हैं ना। इसके बाद ये सब तो आसान हो जाएगा आपके लिए, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, घबराना नहीं है ना। चलो, इफेक्ट ऑफ मीडियम, अब जैसे कि मैंने बताया कि एप्सिलॉन तो अपना क्या था, एयर के लिए था, एप्सिलॉन नॉट जो था अपना एयर के लिए था और वैक्यूम के लिए था। लेकिन अगर उन दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो क्या होगा सर, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो 1/k फैक्टर में क्या होती है, 1/k फैक्टर में घटती है। 1/k फैक्टर में मतलब घटती है क्या सर, जब 1 फैक्टर में घटने का मतलब कि उसके साथ 1/k का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल में इतना घटती है। जब कोई चीज़ मल्टीपल में घटती है तो इसका मतलब उसका हम करेंगे डिवाइड, तो इसका 1/k या तो हम k के मल्टीपल में डिवाइड कर दें, कोई चीज़ अगर घट रही है इकट्ठे तो हम k से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल बोल दें तो उससे 1/k में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी बात अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड इन द बिटवीन चार्जेस रीअरेंजमेंट, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ये कोई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो ऑफ द चार्ज, जो कि किसी मीडियम से फुलफिल है दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक प्लेस एंड द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस डिक्रीजेस, मतलब अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में प्लेस करते हैं तो जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो घटता है। क्या होता है, घटता है। कैसे घटता है, बाई अ फैक्टर ऑफ के, बाई अ फैक्टर ऑफ के, मतलब के फैक्टर में घटता है। और जब के फैक्टर में किसी चीज़ अगर फैक्टर में घट रही है तो उसका मतलब होता है वो डिवाइड में हो जाती है ना। के फैक्टर यहाँ पे यहाँ पे के फैक्टर में लिखो और 1/k के मल्टीपल में लिखो, ठीक है। के फैक्टर में घटता है, इसका मतलब वो 1/k के मल्टीपल हो जाएगा उसमें, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के
तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है ये? रिलेटिव। वो क्या था? एब्सोल्यूट। ये क्या है? ये है आपका क्या? एब्सोल्यूट, है ना। और के क्या है आपका? रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका क्यों हो गया? ऑफ द मीडियम। रिलेटिव मीन्स विच रिप्रेजेंट टू द फ्री स्पेस। क्या 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 स्पेस कर क्या सॉरी रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी कितनी है ये शो करता है क्या? आपका के। बात समझ में आई? अब सर जो पहले फोर्स था उसका मतलब क्या था? ध्यान से देख लो, है ना। यहां पे क्या था? एफ एयर जो था वो 1 के फैक्टर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 के फैक्टर में घटता है मीन्स के डिवाइड हो जाएगा। तो एफ जब के बीच में कोई मीडियम आ जाएगा, एफ के बीच में जब कोई मीडियम आ जाएगा तो जो नया फोर्स आया वो क्या है? पहले वाले फोर्स में के फैक्टर घट रहा है तो 1/k हो जाएगा। और जब 1/k हो जाएगी, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू मिलेगी। एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू, और ये के है, पहले इसको लिख लो, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर और अपान में के जाएगा। के इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या देगा आपको? ध्यान से सुन लो। जब के का मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग तो क्या होगा आपके पास? तो एफ का मीडियम जो एफ मीडियम का जो आया वो वैल्यू क्या आई? वो आई आपके पास क्या बोलते हैं, हाँ अरे भाई के का मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये इंटू के हो गया और ये Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और ध्यान से सुन लो, ये जो एप्सिलॉन इंटू के है, ये जो एप्सिलॉन इंटू के है इसको बोलते हैं हम, इसको लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को ही बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या था? के था आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी रिस्पेक्ट टू मीडियम, है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द मीडियम। मीडियम क्या? रिस्पेक्ट टू द एयर, जो जब मीडियम आपका एयर था या फिर वैक्यूम था। एप्सिलॉन क्या है? ये है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू बात करें, जो के की वैल्यू होगी वो रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। के को हम देखो, इन्होंने क्या लिखा है? के को ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम लिखे हैं। कोई दिक्कत? इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस के ही रखे रहो वैल्यू, आपको आसानी से याद आ जाएगा। जितना टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। आपका न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन MCQ में ये आपका पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल में प्रूफ करने के लिए बोल सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ absolute permittivity and the relative permittivity and permittivity of the medium in electrostatic force। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर पेपर में बनाया तो ये क्वेश्चन मैं जरूर देता, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं थोड़ा। चलो, तो आई होप अब आपको कूलम्ब्स लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए आता है 1 नंबर में, तो वो कैसे लिखेंगे आपको हम बताएंगे एक फिगर के थ्रू। तो वो फिगर आपके सामने दिख रहा है कैसे सर? ये यहाँ पे 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों क्या हैं? अपोजिट चार्ज हैं। तो इन दोनों के बीच में ये Q2 फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो ये फोर्स इधर गया, और Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इधर है, जो कि किसी पॉइंट किसी ऑरिजिन से ये R1 दूरी पे है, ठीक है, और ये R2 दूरी पे है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपको पता है, R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो ये R रिजल्टेंट आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 माइनस R2। अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आया तो हम फिगर बना लेते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिगर कैसे रहेगा एक बार देख लो,
क्योंकि उस पर सही दिख नहीं रहा होगा तो हम सही से बता दे रहे हैं इसको। सपोज दैट 3D नहीं 2D प्लेन है एक, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज क्या है Q2 है। ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है और ये ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है। ये Q1 है और ये क्या है Q2। ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो R होगा। क्या होगा, R होगा। जो R है वो R12 है, मतलब R1 माइनस R2 है। R1 बड़ा है इसलिए R1 बड़ा है R2 से, तो इसलिए हमने R1 में से R2 माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्स क्या लगेगा इसके बीच। जो फोर्स लगेगा सपोजिट क्या लगेगा, आपको पता है कि F, अगर हम F12 की बात कर रहे हैं, मतलब F1 पे 2 कितना फोर्स लगा रहा है, क्या इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12 और इसके ऊपर लगेगा F21। क्यों? F1 के ऊपर 2 कितना फोर्स लगाया और F2 के ऊपर 1 कितना फोर्स लगाया, ये आपको डिटरमाइन करता है। दोनों सेम चार्जेस हैं तो प्लस प्लस, इसलिए हमने इसमें रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अगर F12 की बात करें, अगर हम F12 की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R। कौन सा लोगे? R लोगे आप ये। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, R12, क्या ले रहे हैं R12, तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसका डायरेक्शन भी आएगा R12 का। ठीक है, R12 का क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। अब R12 का डायरेक्शन आएगा मींस जब हम इसको डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसको डायरेक्शन को हटाएंगे, आपने 11 में पढ़ा है कि R कैप इज इक्वल टू क्या होता है सर, R12 वेक्टर अपॉन R12, है ना। यही तो होता है वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये R12 ही है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड R12 ही है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 ही है। अगर 2 लेना होता तो हम इधर ये वाली लाइन बड़ा कर देते, ये वाली लाइन छोटी। उसके बारे में सोचो ही मत, बस इतना समझ लो कि कैसे हो रहा है। ये सब 11th की बातें हैं, है ना। अब जब हम इसको वैल्यू इसमें ट्रांसफर करेंगे तो F12 की जो वैल्यू आएगी, जो F12 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर तो है ये है ना। और साथ में जब वेक्टर डायरेक्शन का रखेंगे, यूनिट वेक्टर रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R12 अपॉन R12, है ना। और R12 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, R12 का क्यूब। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हुआ अपने पास Q1 Q2 R12 वेक्टर के साथ, और यहाँ पे जो वैल्यू आई, यहाँ पे आई 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गई F12 की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिमिलरली बात करें F12 इधर है तो F21 उधर जाएगा। जब F21 उधर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि F21 कहाँ की वैल्यू आ जाएगी, जो F21 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू, सिमिलरली लिख रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन में R21 की बात कर रहे हैं तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे R21 वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो F12 होगा, जो F12 होगा वो क्या होगा, वो माइनस F21 के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, ये हुआ आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आई होप यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कूलम्ब्स लॉ। अब हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस, लेकिन देखते हैं क्या उसके आगे थोड़ा कुछ और है ना। तो हियर जो यहाँ पे Q1 और Q2 था वो क्या था, Q1 और Q2 आर सब्स्टिट्यूट विद द साइन पोजीशन। इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, ये थोड़ा IIT वालों के लिए है। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या है
एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। कितने तरह के फोर्स हैं अपने नेचर में, उनके बीच में थोड़ा कंपेरिजन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में कंपेरिजन देखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच लग रहा है, वो क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस। ये क्या होता है? नेचर और फार्मूला क्या होता है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये सेटिस्फाइड करता है ना। लॉन्ग रेंज है, बिटवीन प्लैनेट्स के बीच में लगता है, एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। स्ट्रेंथ एक, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1 होती है, फैक्टर इसको बोलते हैं। अब इसी से कंपेरिजन करेंगे, सबका इसी से कंपेरिजन करेंगे कि ये स्ट्रांग है कि कितना स्ट्रांग है। अगर इसका फैक्टर 1 है तो इसका फैक्टर कितना होगा इसके कंपेरिजन में। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसके बीच लगता है? ये स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है सर। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ये लॉन्ग अप टू फ्यू किलोमीटर्स, ये तो बहुत प्लैनेट्स के बीच में होता था, लेकिन ये ज़्यादा दूर तो होता है, लेकिन कुछ किलोमीटर तक ये लग सकता है। ठीक है, कुछ किलोमीटर तक ये लगता है। इसके कंपेरिजन में ये 10 की पावर 37 टाइम्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में ये 10 इंटू 10 की पावर 37 टाइम्स स्ट्रांग होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। दो न्यूक्लियॉन्स अगर आ गए उनके बीच जो फोर्स लगता है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज नॉट नोन टिल डेट, अभी तक कोई फार्मूला ऐसा खोजा नहीं गया है आज तक। हाउएवर इन द सम केसेस इंपेरिकल फार्मूला क्या है इसका? कुछ तक पूछा गया है। U नॉट e की पावर r अपॉन r नॉट कैन बी यूटिलाइज्ड टू फॉर न्यूक्लियर पोटेंशियल। ठीक है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी U नॉट एंड R नॉट द कांस्टेंट। ठीक है, सॉर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर साइज इज 10 की पावर -15। ये लगभग बहुत कम साइज में लगता है, जिसका नाम है 10 की पावर -15 मीटर के बीच में ये लगता है। इससे ये 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रांग होता है। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, फिर आता है वीक फोर्स फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डीके। बीटा डीके के बीच में जो सबसे फोर्स लगता है वो सबसे कम फोर्स लगता है। फार्मूला नहीं खोजा गया है। ये 10 की पावर -15 से भी छोटे डिस्टेंस में लगता है, और ये सबसे स्ट्रांग नहीं होता। सबसे स्ट्रांग ये होता है 10 की पावर 39 स्ट्रांगेस्ट होता है। और हमें लग रहा है कि ग्रेविटेशन लग नहीं रहा है, पूरा है। ग्रेविटेशन के बाद यही है वीकेस्ट फोर्स, है ना। उसके बाद सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ तक देखा गया कि जो न्यूक्लियॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग देखा गया। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो हुआ 10 की पावर 37 टाइम, है ना। किसके कंपेरिजन में सर? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस हाँ एक कंपेरिजन आपको याद होना चाहिए। अब आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? देखो ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि भैया कि यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज से एक Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है, एक दूसरा चार्ज Q3 है, एक तीसरा चौथा चार्ज Q4 है। ऐसे से बहुत सारे चार्ज हैं। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज पे जो फोर्स लगा, इस चार्ज पे Q पे जो फोर्स नेट लगेगा Q1 Q2 Q3 Q4 की वजह से, वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपके पास F जो नेट लगेगा वो लगेगा F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। लेकिन हाँ वेक्टर फॉर्म का, अगर ये डायरेक्शन ऐसे है और एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है सपोज दैट, और ये इधर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? माइनस डायरेक्शन के साथ रखेंगे। अगर ये Q1 है, इधर एक आ गया Q7, ठीक है, तो Q1 और Q7 का डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं कि भैया F1 जहाँ पे होगा और F7 जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे माइनस लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? वेक्टर फॉर्म इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पे डायरेक्शन वैलिडेट करेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो F1 अगर देखो इसका डायरेक्शन ये पास आ रहा है, तो ये अगर ये अपोजिट नेचर के दोनों रखे गए हैं तो भी ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, लेकिन फिर भी डायरेक्शन क्या है दोनों का? दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई? दोनों का डायरेक्शन तो अभी तो निगेटिव अपोजिट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू वेक्टर के थ्रू रखी जाएगी, है ना। चलो, तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एक चार्ज पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनका हम वेक्टर सम ले लेंगे तो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बात समझ में आई? कोई नहीं,
यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सीरीज को हम करेंगे कल। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कूलम्ब्स लॉ अच्छी तरीके से। इस पूरे वीडियोस में हमने सिर्फ डिस्कस किया है कूलम्ब्स लॉ, और थोड़ी बहुत परमिटिविटी के बारे में बात की, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन के बारे में बात की, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात की, के बारे में बात की, 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻�9 होती है ना, 8.83 × 10⁻12 होती है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी, और आई होप आपको नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में याद रहेंगी तभी आपको क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, प्लस एसएल अरोरा और एचसी वर्मा को साथ में लेके चलूंगा, और बोर्ड के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करूंगा। सिर्फ अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, तो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, जितना आपके एग्जाम में आया है, फिगर वाले क्वेश्चन आए गए, वो भी हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड जय हिंद और बाय बाय।